गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम जुडिशरी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे कि जुडिशरी क्या होती है, क्यों इसकी हमें ज़रूरत है, जिसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो जुडिशरी होती है यानी कि जिस पर कि किसी का कंट्रोल ना हो, यानी कि जो किसी के दबाव में काम ना करे, पूरी तरह से इम्पार्शियल निष्पक्ष हो, किसी का उस पर प्रेशर ना हो, और जिसमें हमने पढ़े थे कि इंडियन प्रोविजंस क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके बेस पर कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ की जुडिशरी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। जिसमें हमने मेन प्रोविजंस जो मैंने आपको बताया था, एक तो था कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो दूसरे जजेस की हेल्प से, जिसमें कि आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उससे डिस्कस करता है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद अपॉइंटमेंट होती है। सेकंड इसमें हमने पढ़ा था कि अपॉइंटमेंट हो चुका है, सेकंड आ गया इनका रिमूवल, कि इनको हटाया कैसे जाता है। अब इनको हटाने का भी प्रोसेस कोई ईजी प्रोसेस नहीं है। पहली बात तो ऐसा हटाया नहीं जा सकता, और हटाया जा सकता है तो जिस तरह से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी तरह से इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो कि बहुत ही एक हार्ड प्रोसेस है, जो कि इजीली सक्सेस नहीं होती है। कई बार कोशिश भी की गई है लेकिन उनमें वो सक्सेसफुल नहीं हुई। थर्ड बात हमने की थी कि सैलरी, कि इनकी सैलरीज जो होती है, सैलरीज इनकी गवर्नमेंट नहीं देती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं देती है, इनकी सैलरीज के लिए अलग से एक फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड, जिनमें से इन्हें सैलरीज दी जाती है। तो किसी भी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के प्रेशर में काम नहीं करते हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ओके स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इंडियन जुडिशरी, कि हमारे यहाँ की इंडियन जुडिशरी जो है वो न्यायपालिका जो है भारत की, वो किस तरह से काम करती है, कितने लेवल्स हैं उसके। देखिए, इंडियन जुडिशरी के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे टॉप लेवल की एट द एपेक्स और सेंट्रल लेवल, यानी कि पूरे देश के लिए, वो होता है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश में एक होता है, और सबसे हाईएस्ट कोर्ट आप कह सकते हो एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे आता है हाई कोर्ट, जो स्टेट लेवल पर होता है। हर स्टेट में अपना अलग अलग कोर्ट होता है, ठीक है। कुछ स्टेट्स के मिक्स भी होते हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब का है, दोनों का एक ही है, ठीक है। तो हाई कोर्ट्स होते हैं सेकंड लेवल पे, और थर्ड लेवल पे जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिन्हें कहते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जनरली होते हैं लोकल लेवल पर। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है हमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि देश में एक ही होता है, उसके बाद हाई कोर्ट हमें यहाँ पर दिखा रखा है, हाई कोर्ट के जुडिक्शंस वगैरह दिखाए हुए हैं, और तीसरा दिखा रखा है हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और उसके बाद एक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंडर काम करते हैं। तो ये मेनली अगर हम बात करें 3 तरह के हमारे यहाँ पर कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड टॉप पे हमारा सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब देखिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट कैसे बनता है। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। कि सुप्रीम कोर्ट जो बनता है, एक चीफ जस्टिस होता है और 25 अदर जजेस होते हैं, यानी कि उनसे नीचे लेवल पर। चीफ जस्टिस जो होता है वो एक ही होता है। इन 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड देयर वर ओनली 8 जजेस। और 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, और जब आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था, तब केवल इसमें 8 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस और उसके अलावा 7 अदर जजेस थे। तो टोटल 8 जजेस थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है, 26 हो चुकी है। इन 1956 द नंबर वाज इंक्रीज टू 11। 1956 में इसके मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। उसके बाद 60 में 14, 77 में 18, 1980s में इनको बढ़ा के 25। अभी इसको जो अगर हम बात करें 31 जजेस तक हो सकते हैं। ओके, तो ये इसका एक वो है कि जिसमें एक चीफ जस्टिस और अदर जजेस होते हैं, ठीक है। इसमें 25 दिया हुआ है हमें, 25 जजेस। अब आती है इनके अपॉइंटमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। कि हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, यानी कि जजेस को अपॉइंट करने में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। देखिए, आर्टिकल 124A की इसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124A है, उसमें बताया गया है कि
ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद जजेस, सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और जो जजेस होते हैं उनसे कंसल्ट कर कर, एंड ऑफ हाई कोर्ट इन द स्टेट, और स्टेट में जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके जजेस से मिलने के बाद, उनसे डिस्कस करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद ही प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में बी कंसल्टेड। देखिए ये तो हुआ चीफ जस्टिस के रिगार्डिंग जो अपॉइंटमेंट हुआ। इसके अलावा जो अदर जजेस होते हैं, जैसे हमने इसमें 25 और पढ़े हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनका अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की सलाह से किया जाता है, कि चीफ जस्टिस सलाह करता है, कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट, और फिर उनको अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो इनका अपॉइंटमेंट में देखिए गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें जजेस जो होते हैं वही प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद इनका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। अब देखिए इसके रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी दी हुई है चीफ जस्टिस के रिगार्डिंग, कि चीफ जस्टिस जनरली कौन बनता है और किसको बनाया गया था, उसके रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी थी। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस एज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि इंडिपेंडेंस के बाद ये था कि जो देश का सबसे, आप कह सकते हो कि सीनियर जज होगा, सबसे जो सीनियर जज होगा उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, हाउएवर दिस कन्वेंशन वाज वायलेटेड ऑन 25 अप्रैल 1973, पर 1973 में जो ये कन्वेंशन आ रही थी कि भाई जो सबसे सीनियर होगा उसे ही चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा, इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि उस समय उनको जज नहीं बनाया गया, जो सीनियर मोस्ट जज था उसको चीफ जस्टिस ना बनाकर जो उसके जूनियर जजेस थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था। देखिए, व्हेन द क्लेम ऑफ द 3 सीनियर मोस्ट जजेस, कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, जेम्स सिलट, के.एस. हेज एंड ए.एन. ग्रोवर, वर सुपरसीडेड एंड ए जूनियर जज मिस्टर ए.एन. रॉय वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस, कि 3 सीनियर जजेस को साइडलाइन कर एक जूनियर जज ए.एन. रॉय उसको चीफ जस्टिस बना दिया गया। Noted legal luminaries criticized this act vehemently as an infringement of the independence of judiciary as and an act of political mendacy। अब इस चीज़ की वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि गवर्नमेंट ने जो है जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया है और एक जूनियर जज को उन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया है। ऑल द 3 जजेस रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, अब वो तीनों जो सीनियर जजेस थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इन 1977 दिस कन्वेंशन वाज वायलेटेड वंस अगेन, 1977 में दोबारा से इसको वायलेट किया गया। व्हेन द क्लेम ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस एच.आर. खन्ना, कि उसमें एच.आर. खन्ना को साइड करके एक जूनियर जज थे एच.एम. बेग, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। इन हिज जजमेंट ऑन द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस ही वाइल गिविंग हिज जजमेंट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि भाई उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। जस्टिस एच.आर. खन्ना हैड टू पे द प्राइस ऑफ द इंटीग्रिटी एंड इंटेलेक्ट आफ्टर 1977 when Janata Party came to power once again, the convention was nominating the senior most judges as the chief justice was restored when V.C. Chandrachud was appointed as chief justice of India। और उसके बाद देखो जिस समय ये दोनों बार जो जूनियर जजेस को जो चीफ जस्टिस बनाया गया था उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट पावर से बाहर हो गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, और जनता पार्टी ने दोबारा से जो उसी कन्वेंशन को लागू किया जो पहले से चली आ रही थी कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को ही सुप्रीम कोर्ट का CJI बनाया जाएगा। तो चंद्रचूड़ को बनाया गया। इन 1993 ए फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट गेव ए अनएनमस डिसीजन दैट ओनली द सीनियर मोस्ट जज कुड बी अपॉइंटेड, और उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जिसमें कहा गया कि सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये उसके रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी थी। अब आती है क्वालिफिकेशन, कि क्वालिफिकेशन क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन कॉमन है ये। ही शुड हैव सर्व्ड एज ए जज इन ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, कि कम से कम उसने 10 साल तक एक हाई कोर्ट में जज के रूप में 5 ईयर्स तक, 5 सालों तक जज के रूप में काम किया हो।
कि 5 ईयर्स तक उसने हाई कोर्ट में एज ए जज के रूप में काम किया हो, या ही शुड बी बीन एन एडवोकेट ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट्स, या लगातार 10 सालों तक वो एक कोर्ट में, हो सकता है एक हाई कोर्ट में जज वो एडवोकेट रहा हो या अदर जज, लेकिन 10 साल तक उसने, आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम किया हो, तो वो बन सकता है। थर्ड, ही शुड बी इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट एज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, और प्रेसिडेंट की नज़रों में वो एक अच्छा जस्टिस देने वाला हो, यानी कि जिसके जो डिसीजंस होते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगा हो, कोई क्रिटिसाइज ना किया गया हो। ओके तो ये आया उनका क्वालिफिकेशन कि मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आती है सैलरी एंड अलाउंस, कि इनकी सैलरीज कितनी ज़्यादा थी, कितना अलाउंसेज है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 1 लाख, ये हालांकि पुराना है, अभी जो इनकी सैलरी हो चुकी है वो 2.8 लाख हो चुकी है, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसकी सैलरी 2.8 लाख, और जबकि जो दूसरे जजेज हैं जिनकी कि यहाँ पे 90,000 दिखाई हुई है, ये है 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए मंथली उनको दिया जाता है। दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फ्री अकोमोडेशन, उनको रहने के लिए वो दिया जाता है, जगह दी जाती है, यानी कि घर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ही, और दूसरे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं कि सैलरी के अलावा इनको और दूसरे बेनिफिट्स और दिए जाते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट दे गेट पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, जैसे कि पार्लियामेंट ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि जो भी इनका एक क्राइटेरिया होता है। फर्दर दे कैन नॉट प्रैक्टिसाइज आफ्टर रिटायरमेंट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, हालांकि ये देखा है कि रिटायरमेंट के बाद ये किसी कोर्ट में काम नहीं कर सकते, ओके किसी कोर्ट में काम नहीं कर सकते। ये इनकी सैलरी की बात आई। अब देखो, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो, हमने पहले पढ़ा कि इनको इंडिपेंडेंट रखने के लिए, कि गवर्नमेंट के प्रेशर से बाहर रखने के लिए इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी दी जाती है वो गवर्नमेंट के फंड से नहीं, अलग से इनका एक फंड होता है उससे दी जाती है। एंड दो द पार्लियामेंट कैन डिबेट इट कैन नॉट वोट अपॉन द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द काउंसिल, और पार्लियामेंट उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकती है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, ठीक है। अब ऑथ ऑफ ऑफिस, बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस ईच जज इज एडमिनिस्टर ऑथ ऑफ ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, कि उन्हें शपथ लेनी पड़ती है कि भाई मैं एक पूरी निष्ठा के साथ कर्म करूंगा, बिना किसी दबाव के काम करूंगा, इस तरह की एक वो होती है लॉयल्टी, कि वो पूरी तरह से लॉयल रहेंगे, कानून के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, ऑथ ऑफ ऑफिस। इसके बाद इनका टेन्योर कितना होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इनका टेन्योर मैक्सिमम 2 चीज़ें कंडीशन थी, या तो ये 6 ईयर्स तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं, या इनकी ये 65 ईयर्स की एज पर रिटायर, कि दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उस पर ये रिटायर हो जाएंगे। कि मान लो अगर कोई 60 ईयर्स की एज में बना है तो 65 पे होना है, 5 साल होते हैं, 5 साल तक वो जज रहेगा, और अगर 59 में बना है तो वो, और जनरली ये देखिए कि इनका जो टाइम पीरियड होता है लगभग इतना ही होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए सुप्रीम कोर्ट जज वुड होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65, कि 65 साल की उम्र तक वो अपनी ऑफिस पोस्ट पर रह सकता है। इफ़ ही वांट्स टू, और अगर वो पहले रिटायर होना चाहता है तो वो रिज़ाइन दे सकता है, वो एक कॉमन है, प्रेसिडेंट को दे सकता है, प्रेसिडेंट को अपना रिटायरमेंट वो रेजिग्नेशन दे सकता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इफ़ दे डिस्चार्ज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। देखो, अब उनको हटाए जाने की बात, उनको तभी हटाया जा सकता है जब उन्होंने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया हो, यानी कि संविधान के अगेंस्ट कोई काम किया हो। डिस्प्ले अनसाउंडनेस और ऑन ग्राउंड टू प्रूव इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, या अपने फंक्शंस को काम परफॉर्म करने में उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया हो या कैपेबल ना हो, तब उनको हटाया जा सकता है। द मेथड ऑफ रिमूविंग, अब इनको हटाने का क्या प्रोसेस है, इज़ क्वाइट रिगिड, बहुत कठोर होता है, जिसमें मैंने आपको बताया। द मेथड ऑफ रिमूविंग द जजेस इज़ क्वाइट रिगिड। ए जज कैन बी इम्पीच्ड बाय द प्रेसिडेंट if both the houses of parliament pass a resolution supported by a majority of not less than 2/3 member of parliament present and voting, कि उसको हटाने के लिए वही है कि जब दोनों हाउसेस से उसको हटाने का जो प्रपोजल होता है वो दोनों हाउसेस से पास हो, लोकसभा और राज्यसभा से, और 2/3 मेजोरिटी से हो, तभी उसको हटाया जा सकता है, अदरवाइज उसे
नहीं हटाया जा सकता। वन हाउस मूव द प्रपोजल वाइल द अदर सिट्स एज ए कोर्ट ऑफ अपील, कि एक हाउस प्रपोजल तैयार करता है कि इसको हटाया जाना है, और दूसरा हाउस एज ए कोर्ट ऑफ अपील, कि वहाँ पर वो अपील कर सकता है, जो जज होता है कि भाई ये है गलत है, या अपने आप को एक सही प्रूव कर सकता है। When such a resolution is under consideration, the judge has a right to defend himself, कि जज को अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है ऑर्डिनरी आदमी की तरह। द अबव प्रिवेलेंट मेथड makes it difficult for a judge to be removed for a ruling political alliance would have a muster a two-third majority, which a difficult proposition of any वन सिंगल पार्टी इन पार्लियामेंट। तो ये जो सिस्टम है कि भाई 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों हाउस, किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही हार्ड होता है। तो आज तक मैंने बताया था कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट प्रोसेस से नहीं हटाया गया है, जो कि ये डिसाइड करता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तो जनरली आज हमने पढ़ा है उसका कंपोजिशन, क्या उसका एक तरीका है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह से बन सकता है वो, किस तरह से हटाया जाएगा, क्या सैलरीज होती है, कितना टेन्योर होता है इसका, इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।